इंसान की 3 मौलिक जरूरतें होती, रोटी, कपड़ा और मकान। आप जानते हैं चुनावों में भी यही बोला जाता था कि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन मुद्दों पर लड़े जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नतीजे एनसीआर में, खासतौर से नेशनल कैपिटल रीजन में, वो बहुत ही अलग आते, विपरीत आते। रोजी रोटी की बात हम अक्सर करते रहते हैं, कपड़ों की भी कभी कभार बात हो जाती है, और मकान की भी होनी ही चाहिए। सिर पर एक अदद छत, किसका सपना नहीं? सब चाहते हैं कि उनका एक अपना घर हो, चाबी मिल जाए, गृह प्रवेश करके अंदर घुसें। लेकिन अगर इसी सपने के साथ खिलवाड़ हो जाए तो किसी की भी जिंदगी पटरी से उतर सकती है। जैसे कि कितने सारे लोगों की, हजारों हजार लोग हैं जिनकी जिंदगी पटरी से उतरी हुई है। एक ऐसे दौर में जब फ्लैट खरीदने के लिए बैंक कर्ज देने में पीछे नहीं है, लाखों लोग इस सुविधा को घर खरीद के सपने में पूरा करते हैं। लेकिन ऐसे लाखों खरीदार जब ठगे जाते हैं या ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ बैंक से कर्ज लेकर बिल्डर का फ्लैट लिया है और वहीं बिल्डर जो है वो फ्लैट बना नहीं पा रहा, किसी और से लिया हुआ कर्जा चुका नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसे में फ्लैट खरीदार कहां जाएंगे? देश के कई बड़े शहरों में ऐसे लाखों फ्लैट खरीदार हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। आप समझिए कि ये नॉन डिलीवर्ड फ्लैट्स का गढ़ बन गया है। देश में सबसे ज्यादा मामले नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नोएडा में जेपी इंफ्राटेक से फ्लैट खरीदने वाले ऐसे करीब 20,000 खरीदारों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर आई। होली का समय है तो एक अच्छी खबर आ गई। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ये क्या है, दिवालियापन प्रक्रिया के जरिए सुरक्षा ग्रुप मतलब सुरक्षा नहीं, एक कंपनी है जो कि फ्लैट बनाएगी, उसका नाम है सुरक्षा। इस ग्रुप द्वारा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। जेपी वो कंपनी जिसके हजारों हजार फ्लैट जो है वो लटके हुए थे, आज से नहीं 12 साल 13 साल से। तो ये जो टेक ओवर है, ये मामला अदालत में चला गया था, आज उसको मंजूरी मिल गई है कि ठीक है आप बनाइए फ्लैट। एनसीएलटी की 2 सदस्यों की बेंच ने इस सिलसिले में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और आईसीआईसीआई बैंक के ऐतराजों को खारिज कर दिया। मुंबई के सुरक्षा ग्रुप ने प्रस्ताव दिया था कि वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक के करीब 20,000 फ्लैट्स को पूरा करेगा और उन लोगों को राहत देगा जो 10 साल से भी ज्यादा, लगभग 13 साल के समय से पैसे देने के बावजूद, ईएमआई भरने के बावजूद, बैंक से कर्जा लेने के बावजूद और किराए का पैसा देने के बावजूद अपना फ्लैट नहीं पा रहे। इससे पहले जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के वित्तीय कर्जदारों ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी कि दिवालियापन प्रक्रिया के लिए एनबीसीसी की जगह सुरक्षा ग्रुप का चुनाव किया था। एनबीसीसी आप जानते हैं एक सरकारी कंपनी है जो कि घर वगैरह बनाती है, सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एनबीसीसी को जाते हैं, सरकारी बिल्डर ऐसे समझिए। जेपी इंफ्राटेक का यह कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगस्त 2017 से चल रहा है। नवंबर 2022 में एनसीएलटी ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल यह समस्या नोएडा या ग्रेटर नोएडा तक ही सीमित नहीं है। देश के कई बड़े शहरों में ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जो बिल्डरों की लापरवाही या बेईमानी के कारण अधूरे पड़े होंगे। इन फ्लैट्स को देखिए, अभी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आएंगी। ये अधूरी बनी बड़ी बड़ी इमारतें कितने लाखों लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़। और जब आप सड़क पर चलेंगे ना नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, तब आप देखेंगे इसी तरीके से ये भूत मंजिलें, सिर्फ कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, कोई रह नहीं रहा है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। हजारों लोगों ने कर्ज लेकर के फ्लैट का पैसा दिया है और उसके बावजूद अभी तक उनका हक हासिल नहीं कर पाए। ऐसे अधिकतर लोग एक और मकानों का किराया भर रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और दूसरी तरफ ईएमआई के चक्कर में। इस तरह उन पर दोहरी मार पड़ रही। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मकान का कब्जा तो मिल गया है, लेकिन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, बिल्डर की आनाकानी की वजह से और साठगांठ की वजह से,
अफसरों और ठेकेदारों की बेईमानी की वजह से ये सारी सजा लोग भुगतते हैं, फ्लैट बायर्स भुगतते हैं। कई फ्लैट्स ऐसे हैं जहां लोगों ने रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन निर्माण की क्वालिटी इतनी घटिया कि उनको यह डर है कि कल सुबह उठेंगे तो बिल्डिंग रहेगी भी या नहीं, या एकदम भलभलाते हुए नीचे गिर जाएगी। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी यह माना है कि नोएडा में रियल एस्टेट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी। कैग की दिसंबर 2021 की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें 2005 से 2018 तक का एक ऑडिट किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नोएडा में 63% हाउसिंग कॉलोनी अधूरी हैं। 63%। आप सोचिए, एक शहर की 63% इमारतें अधूरी। ये कैसा शहर बनाया हमने? नोएडा में संपत्ति की कीमत तय करने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहता है। सीएजी के मुताबिक 1,30,005 फ्लैट्स को मंजूरी मिली थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 44% को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया गया। यानी कि कितने सारे लोग हैं जिनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। संख्या कैसे हजारों में जा रही। अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बाहर इस तस्वीर को पूरे देश के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि देश के 7 अहम मार्केट्स हैं। करीब 50 लाख फ्लैट्स ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं या फ्लैट खरीदारों को नहीं सौंपे गए। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनारॉक की एक रिपोर्ट है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके मुताबिक इन फ्लैट्स की कीमत को अगर आंका जाए तो यह 4.5 लाख करोड़ रुपए बैठती है। देश के सभी अधूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का करीब 77%, 77% दिल्ली एनसीआर और मुंबई मेट्रो रीजन में ही है। सबसे बड़ी समस्या कहां है आप देखिए। अधूरे प्रोजेक्ट्स का करीब 9% पुणे में है। बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद मिलाकर के 9% है और देश के अधूरे पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 5% कोलकाता में है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में 2,40,610 फ्लैट्स रुके हैं या अधूरे पड़े हैं, जिनकी कीमत करीब 1.81 लाख करोड़ रुपीस है। आप सोचिए, 2,40,610 फ्लैट्स का मतलब 2,40,610 परिवार। इतनी बड़ी समस्या है। डेवलपर्स का कहना है कि कैश की किल्लत होने के कारण यह प्रोजेक्ट अधूरे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने नोएडा अथॉरिटी के प्रदर्शन पर भी अपनी एक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट दी थी। यानी कि इतनी तकलीफ में है सब कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग, जी हां, ये वही कैग है जिसकी 1,76,000 करोड़ वाली 2G रिपोर्ट पर हंगामा मच गया था। उस कैग की इस रिपोर्ट को की सुध ही नहीं ले रहा कोई। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट दी थी कि 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसको पेश भी किया गया। इसके मुताबिक बिल्डरों और अधिकारियों के बीच साठगांठ के कारण जमीन आवंटन, डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी में कई अनियमितताएं पाई गई। इससे 2004 से 2014 के बीच में राज्य के खजाने को करीब 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि ये जो लॉस है ना, ये नोशनल लॉस नहीं है, 55,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार को। इस मुद्दे पर जेपी इंफ्राटेक के होम बायर एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य जो हैं प्रमोद कुमार, वो अब आज बोल रहे हैं, और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी लंबी कानूनी लड़ाई का आज एक नतीजा आया है और वो उम्मीद करते हैं कि अब कुछ राह सुधरे और अच्छी। प्रमोद कुमार जो कि संस्थापक सदस्य हैं होम बायर एसोसिएशन जेपी के, उनसे हमने बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हम लोगों ने मैंने अपना फ्लैट की अगर बात करूं तो मैंने 2012 में बुक किया था और ये था कि हम 36 महीने में अपना फ्लैट मिल जाएगा हमें। जेपी पे पूरा विश्वास था। जब हम 3 साल कंप्लीट होने के बाद जेपी अपनी सोसाइटी में विजिट करते हैं तो पता लगता है कि 25% भी काम नहीं हुआ। और ऐसे जब स्टार्ट हुआ तब पता लगा कि जेपी के पास फंड नहीं है और जेपी ने सभी लोगों को बेवकूफ बनाया है। 2016 से हम लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया और तब ये जानकारी आई कि जेपी के पास फंड नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, कैसे करें। तब तक में बैक एंड से ये पता लगा कि एक आईबीसी कानून दिसंबर 2016 में अप्रूव हुआ है, आया है। अब वो आईबीसी कानून का सहारा लेकर के लगभग सारे बिल्डर्स इस चीज को, इस फ्रॉड को बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल जाना चाह रहे थे।
ज्यादा नहीं 8 महीने के अंदर हमें ये चीज दिखाई पड़ी। और अगस्त 2017 में जेपी ने जानबूझ करके केवल मात्र 450-500 करोड़ रुपए के लिए एनसीएलटी में एक केस लगाया आईबीसी लॉ के थ्रू कि हमारे पास फंड नहीं है, इसको इंसॉल्वेंसी में डाल दिया जाए। सारे होम बायर बहुत ही सरप्राइज थे कि इतनी बड़ी कंपनी और इसके पास इतना पैसा नहीं है। और ये इतना पैसा आपने देख लिया होगा पिछले 5-7 साल में कितने करोड़ों रुपए इसने, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई एडवोकेट नहीं है टॉप लेवल का जिसको हायर नहीं किया। तो वहां से स्टार्ट हुई कहानी। 2017 में जब एनसीएलटी में गया तब सारे होम बायर्स को ये नहीं पता था कि हम आईबीसी लॉ में कौन से क्रेडिटर कौन से लॉ के अंदर आएंगे, किसी को नहीं पता था, किसी कोड में इसका कोई प्रावधान नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो वहां से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला कि हम बैंक के बराबर एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाएंगे। तो बहुत सारे फॉर्म भराए गए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन चली, केसेस चले। और दीपक मिश्रा उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रिक्ट मैसेज दिया होम बायर सारे बिल्डर को कि तुम कहीं भी जाओ लेकिन आप बायर को अपना डिलीवर करो, उसको होम करो, मुझे नहीं मालूम कैसे करना। और बहुत सारे लोगों से पूछा गया, फॉर्म भराओ, एप्लीकेशन डाला गया। लेकिन 1 साल के बाद जब जजमेंट अगस्त 2018 में आया तो सारे उन्होंने जो अपनी बात टाइट की थी वो सारे जजमेंट दूर हो गए, सारे जजमेंट पलट गए, सारे जो वर्ड थे वो सारी चीजें पलट गई। फिर जो 2000 करोड़ जेपी को जमा कर जयप्रकाश को जमा करने को बोला था उसमें से फिर 750 करोड़ जमा कर पाए, उसको भी कोई सजा नहीं हुई, कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया गया, जेल तक भी नहीं डाली गई। कितने एफआईआर हुए, हम लोगों ने एसएसपी ऑफिस से प्रोटेस्ट किया 2017-18 में, उसका भी कोई सुनवाई कहीं भी किसी फोरम पे नहीं हो रहा था। इससे पता लगा कि जेपी के हाथ बहुत लंबे हैं और जेपी की बहुत बड़ी साठगांठ है। ये प्रक्रिया 4 बार सीआईआरपी प्रोसेस जो आईबीसी की लॉ है उसको 4 बार कंटिन्यूअसली प्रोसेस को सबमिट किया गया, अप्रूव किया गया, फेल किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। मार्च 2021 में दोबारा रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कराने के लिए प्रोसेस करने के लिए डाला, तब एनबीसीसी और सुरक्षा ने अपना रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट किया। तो ये देखा गया कि एनबीसी तक की जो एप्लीकेशन थी उसको तक को रिजेक्ट कर दिया गया, उसको डिनाई कर दिया गया। और ये देखा गया कि जेपी के ऊपर कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है। किसी प्रकार का योगी गवर्नमेंट आई तो भी ये हुआ कि किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं इस पर फाइल हो रहा है। सारे बिल्डर जा रहे हैं कोर्ट में, कचहरी में, जेल में, बट इसको कोई हाथ नहीं लग रहा। तो होम बायर की हताशा डे बाय डे बड़ी दुखी हो गई कि यार हमें अब कुछ नहीं होगा, भगवान का ही सहारा है। तो अब जाकर के 7 साल के बाद 4 आईआरपी प्रोसेस जिसका कि प्रावधान है कि 300 दिन के अंदर रीजनल प्लान को पास करके एक सोल्यूशन निकाला जाए। इवन मार्च 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था तो बोला था कि 45 दिन के अंदर इस केस का इसको फाइनल किया जाए। आज आप देख लीजिए कि हम लोग मार्च 2023 बैठे, 1 साल के बाद अभी केवल एनसीएलटी में ये एप्लीकेशन, ये रीजनल प्लान अप्रूव हुआ है। अब होम बायर की उम्मीद ये जगी है कि शायद घर मिल जाए अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो, क्योंकि जो आज का जजमेंट आया वो बहुत बड़ा रिलीफ देता है, होम बायर के पक्ष में है। जो आईसीआईसीआई बैंक ने, जो यमुना बैंक ने अपना, यमुना एक्सप्रेस ने जो अपना एप्लीकेशन दायर किया था, ऑब्जेक्शन किया था, वो रूल आउट हो गया है। तो जो प्लान आया है उससे एक उम्मीद होम बायर के अंदर बन गई है। अब आप ये जान लीजिए, ये जो फ्लैट मिल रहे हैं लोगों को, या जो उनको उम्मीद जगी है इस होली पर कि 20,000 फ्लैट बन जाएंगे, फेजेस में बनेंगे, 3-1 साल में तैयार हो जाएंगे, ये एक उम्मीद है कि और कोई अगर न्यायिक प्रक्रिया ना हो जाए। लेकिन ये इतनी सी ही समस्या नहीं है नोएडा और ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में जो लोग फ्लैट धारक हैं। जिनको फ्लैट नहीं मिले हैं उनको दिक्कत, जिनको मिल गए हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उनको दिक्कत, जिनको रजिस्ट्री हो गई है, मिल गए हैं, उनके फ्लैट इतने गंदी क्वालिटी के हैं कंस्ट्रक्शन, उनको दिक्कत कि कहीं फ्लैट गिर ना जाए। ये दिक्कत ही दिक्कत है। ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने सब समस्या के बावजूद लोग इतने परेशान हैं और ये सारी चीजें ना तो बिल्डरों के खिलाफ रोष में दिखती हैं, ना चुनावी प्रक्रिया में दिखती हैं। ये सवाल आज इन फ्लैट्स की लड़ाई लड़ रहे लोगों को अपने आप से पूछने होंगे कि अगर आप जो लोग ये बदलाव ला सकते हैं, अगर आप उन लोगों से सवाल नहीं पूछते हैं, कहां है आपका स्थानीय विधायक,
कहां है आपका स्थानीय सांसद? और अगर ये लोग आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, फिर भी आप इनको जिता दे रहे हैं, समस्या कहां है? समस्या आप ही हैं और समाधान भी आप ही। अगली बार जब आप लोग तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो जरा सोच समझ करके तय कीजिए, क्योंकि नेता लोगों को यही जबान समझ में आती है।